हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। जो कि स्टार्टिंग में जब अपन बिजनेस अकाउंटिंग शुरू करते हैं या टैली का जो कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा इनिशियल स्टेज पे तो हमारा सिलेबस रहता है वो रहता है बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स का। मतलब बिजनेस अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं, शब्दावलियाँ होती हैं जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उनका हमें नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, तो आगे के जो भी हमारे रूल्स वगैरह होते हैं, डेबिट क्रेडिट्स वगैरह या गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स वगैरह होते हैं, या अगर अपन मान लो टैली में भी अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें हमें दिक्कत आ जाती है कि हम इसको कौन से ग्रुप में डालें। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भी हमारा कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, क्रेडिटर डेटर क्या होते हैं। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा विस्तार से। वो भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है इसमें कि भाई कैपिटल। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई कैपिटल क्या होता है। ये कह रहा है कि भाई कैपिटल जो है वो पूंजी होती है या वो धनराशि होती है जब व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करते वक्त इन्वेस्ट करता है। मतलब कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें हमारा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमें किसी ना किसी प्रकार के पैसे की या किसी ना किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। तभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है ना। बिना इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो वही कैपिटल में बिजनेस अकाउंटिंग का रोल होता है कि भी जब व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है, चाहे वो नगद लगा रहा हो, लगा रहा हो, या कोई भी एसेट या संपत्ति के रूप में भी लगा रहा हो, वो सब हमारा क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो किस में काउंट होती है, एज ए कैपिटल काउंट होती है। ठीक है। और जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग तो बिजनेस और जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं ना, कि दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी एक नहीं माना गया उनको। तो इसलिए क्या होता है ना, कि जो व्यापारी होता है उसने पैसा किसको दिया हुआ होता है, बिजनेस को दिया हुआ होता है। ठीक है ना। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है तो आउटसाइडर से आ रहा है, तो एक तरीके से बिजनेस क्या मान के चलेगा कि उसको जो पैसा मिला है वो बाहरी व्यक्ति से मिला है, तो वो उसकी क्या है, लाइबिलिटी है। मतलब उसको देना है, बाद में अदा करना है। ठीक है ना। और अगर ओनर की नजरिए से देखें तो ओनर उसको क्या मान के चलेगा, संपत्ति मान के चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होती है ना, कैपिटल हमारी वो पूंजी होती है जब व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करते वक्त इन्वेस्ट करता है। अब वो कुछ भी लगा सकता है बिजनेस में। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का हिंदी में अर्थ होता है आहरण। यानी कि जब व्यापारी अपने घरेलू खर्चों, निजी खर्चों, पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए अपने ही व्यापार से कोई पैसा या माल निकाल लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब कि मान लो मेरी दुकान है, मेरी फर्म है, ग्रोसरी की शॉप है। अब मेरे को मान लो घर के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस से ही तो पैसा मांगूंगा, क्योंकि मैंने बिजनेस में कैपिटल भी तो लगाई हुई है। तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस से पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। और अगर मेरे को मान लो घर में किसी माल की आवश्यकता है, मान लो ग्रोसरी का, अगर मेरी शॉप है, घर में घरेलू चीजें हैं, जैसे कि शुगर वगैरह कम हो गए, राइस वगैरह नहीं है घर में, है ना, मसाले वगैरह नहीं है, तो मैं मेरे बिजनेस से ही निकालूंगा ना, दूसरे दुकान पे जाके थोड़ी खरीदूंगा। ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब होता है जब व्यापारी अपने निजी खर्चों के लिए, घर के खर्चों के लिए, चाहे वो बच्चों की फीस भर रहा है, चाहे वो घर का किराया भर रहा है, समझ में आ रही है ना, चाहे दूध का किराया पैसा दे रहा है, किसी भी प्रकार का अगर वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है, ठीक है ना, वो अपने एक निजी या घरेलू खर्चों के लिए निकाल रहा है, तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं होता कि व्यापारी बाद में उस पैसे का क्या कर रहा है। भले ही उसको फेंक दे, भले ही उसको जला दे, कुछ भी करे, बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या करेगा, जितना पैसा है, जितना रुपए का माल ही निकाला है, उस वैल्यू को क्या करेगा, वो उसकी ड्राइंग्स अकाउंट में से कम कर देगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में से कम कर देगा। ठीक है ना। तो वो होता है हमारा ड्राइंग्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है गुड्स। गुड्स के बारे में क्या कह रहा है भाई, जिस वस्तु में व्यापारी व्यापार करता है उसे गुड्स कहते हैं। अर्थात जिस वस्तु का व्यापारी रोज क्रय विक्रय करता है उसे ही गुड्स कहा जाता है। ठीक है ना। और जिस वस्तु को व्यापारी व्यापार में यूज करने के लिए लाया है वो गुड्स नहीं कहलाता। मतलब कि जिस वस्तु में हम रोज डीलिंग कर रहे हैं, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में जो हम डीलिंग कर रहे हैं, जिस वस्तु को खरीद रहे हैं फिर बेचते भी हैं, तो रोज काम हमारा यही होता है। तो जिसको मैं बेचने के लिए लाया हूं वो हमारा गुड्स है, और जिसको मैं यूज करने के लिए लाया हूं वो मेरा क्या है, एसेट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर और दुकान का मालिक होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो हमारा प्रोपराइटर होता है। और उससे जुड़े समस्त जोखिमों को क्या करता है, वो उठाता है। अगर बिजनेस में लाभ हो रहा होगा तब भी प्रोपराइटर का है, मालिक का है। और अगर बिजनेस को लाभ भी हो रहा होगा तब भी क्या होता है, प्रोपराइटर ही उत्तरदायी होता है।
ठीक है। अगर एक व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, सिंगल आदमी है, ठीक है ना, तो वो फर्म कहलाती है प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है वो अकेला ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, एकल स्वामित्व। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर। जब व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं तो उसे पार्टनर कहते हैं, और ऐसी फर्म को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि मान लो किसी दोस्तों ने, दो तीन दोस्तों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है और अलग अलग पूंजी लगाई है, अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसे प्रकार के बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, यानी साझेदारी फर्म बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाई स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक शब्द का अर्थ होता है उस माल से है जो एक निश्चित अवधि तक शेष रह जाता है। इसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में भी विभाजित किया जाता है। जैसे जैसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी कि 31 मार्च को क्या होता है ना, हमारा बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो समाप्त हो जाता है। उस उपरांत जो माल शेष रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और जब नया वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल आता है तो उसी क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में कहता हूं, हमारे व्यापार में जो माल उपलब्ध होता है उसे हम स्टॉक कहा जाता है। मतलब कि हमारी दुकान पे जो भी माल है, कोई चीजें पड़ी है वो फुल स्टॉक में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहते हैं ना, अभी माल फुल है, हमारा स्टॉक फुल है हमारे पास। ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। जो अवेलेबल हमारे पास क्या है, सामान होता है, गुड्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई क्रेडिटर। ये हमारे व्यापार के लेन देन होते हैं। लेन देन लेनदार वे व्यक्ति, फर्म या कंपनी होते हैं जिनसे हम कोई माल या सर्विस नकद या उधार में खरीदते हैं। मतलब कि अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं चाहे सर्विस खरीद रहे हैं नगद या उधार में, तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर होते हैं जिनसे हम माल खरीदेंगे। यानी कि वो लेनदार होते हैं क्योंकि हमें उनको पैसा देना होता है, वो हमसे पैसा लेंगे माल या सर्विस के बदले में, तो वो क्या होते हैं, हमारे लेनदार होते हैं। और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है ना, करंट लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि इनको हमें क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है माल या सर्विस के बदले में। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हमारी करंट लाइबिलिटी भी होती है, इनको पैसा पे करना होता है हमें। ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकते हैं ये। ठीक है। इनको बोलते हैं क्रेडिटर। नेक्स्ट आ जाता है डेटर। डेटर के बारे में क्या कह रहा है, ये हमारे बिजनेस के देनदार होते हैं। मतलब ये हमारे कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। ठीक है ना, जो हमसे माल खरीदते हैं उधार या नगद में, या जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे क्या होते हैं, डेटर होते हैं। और एक तरीके से ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होते हैं, करंट एसेट यानी संपत्ति होती है, क्योंकि हमें इनसे क्या होता है, पैसा रिसीव करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज यानी क्रय। किसी भी वस्तु को नगद या उधार में खरीदना क्या कहलाता है, क्रय कहलाता है। और माल खरीदने से हमारे व्यापार के क्या प्रभाव पड़ेंगे वो भी देख लेते हैं। भाई जैसे हम किसी से माल खरीद रहे हैं, तो क्या होता है ना, माल खरीदने पे हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। मान लो मैंने कोई चीज खरीदी है, मान लो 5 पेन खरीदे हैं, पहले से 10 पेन थे हमारे पास, 5 पेन और खरीद लिए, तो कितने हो गए, 15 हो गए, तो स्टॉक बढ़ गया कुल मिला के। ठीक है। नेक्स्ट, उधार खरीदने से हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी या दायित्व बढ़ जाती है। मान लो मैंने राम लिमिटेड से 5 लाख रुपए का उधार माल खरीदा है, तो अगर मैंने माल खरीदा है तो मेरे को उसको पैसा भी तो देना है ना, तो जिसको हम पैसा देंगे वो हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, या हमारे क्रेडिटर होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम उधार में माल खरीदते हैं तो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, नगद माल खरीदने से हमारा कैश या बैंक घट जाएगा। मान लो मैंने किसी से नगद में माल खरीदा है, हैंड टू हैंड पैसा दे दिया कैश में या बैंक में के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हमारा एसेट या हमारा कैश या बैंक घट भी जाता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ हमारा एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। मतलब जब हम माल खरीदते हैं ना, तो माल क्या होता है, खरीदना हमारी तरह से बिजनेस के लिए खर्चा भी होता है। तो होता क्या है, स्टॉक भी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, खर्चा भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना है, पता होना चाहिए हमें कि बिजनेस में अगर हम कोई ट्रांजेक्शन्स या कोई भी घटना घटती है तो उससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब क्या होता है, जब मान लो मैंने किसी से माल खरीदा था, किसी क्रेडिटर से, सप्लायर से, और जब मैंने माल देखा तो मेरे को माल पसंद नहीं आया है, जो मैंने मंगाया वो नहीं आया, माल डिफेक्टेड आया, माल खराब आया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैंने क्या करा, उसी व्यक्ति को, उसी सामने वाली पार्टी को माल वापिस लौटा दिया जिससे मैंने खरीदा था। समझ में आ रही है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। और परचेज रिटर्न करने से हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक तो हमारा स्टॉक घटेगा क्योंकि हमारे यहाँ से माल चला जाएगा वापस। दूसरा, हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि अब हमें उतने पैसे से उसको कम पैसा देना पड़ेगा। मान लो मैंने 5 लाख का माल खरीदा था और 1 लाख का माल वापस रिटर्न कर दिया, तो अब मैं उसको कितना दूंगा, 4 लाख रुपए दूंगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारा एक्सपेंस भी घट जाता है, क्योंकि जब माल दे ही दिया कुछ पैसे माल, तो खर्चा भी तो उतने रुपए का घट गया ना। तो तीनों चीजें घट जाती है, मतलब कि परचेज जो किया था उसका रिवर्स कर दो परचेज रिटर्न में।
ठीक है ना। एंट्री भी क्या होती है ना, जो परचेज की तो तुमने एंट्री करी थी, डेबिट क्रेडिट किया था, उसका रिवर्स कर दो परचेज रिटर्न में। ठीक है ना। नेक्स्ट, सेल्स। किसी भी वस्तु को नकद या उधार में बेचना क्या कहलाता है? सेल या विक्रय कहलाता है। और सेल करने पर हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सेल करने पर एक तो हमारा स्टॉक घटेगा क्योंकि माल चला गया, माल जाएगा तो माल कम हो जाएगा। दूसरा, उधार माल बेचने से हमारे बिजनेस की संपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसको मैंने माल बेचा है, जिस ग्राहक को, जिस कस्टमर को मैंने माल बेचा है, उससे हमें वापस पैसा भी तो लेना है। तो पैसा लेना है जिससे हमें, तो वो हमारी एसेट होती है। ठीक है। फिर नकद माल बेचा है तो हमारा कैश और बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है ना। मान लो मैंने किसी को माल बेचा 5,000 का, तो नगद बेचा है तो हमें पैसा ही तो देके जाएगा, तो 5,000 रुपए से हमारा क्या होगा? कैश प्लस हो गया। ऐसे ही अगर उसने हमें बैंक में पेमेंट करी है तो बैंक हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है, मतलब कि अगर माल बेचेंगे तो इनकम भी तो बढ़ेगी ना हमारी। ठीक है ना। तो सेल्स क्या होती है ना, हमारी इनकम होती है एक तरीके से, और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब हमने किसी कस्टमर को माल बेचा था, या किसी कस्टमर ने हमसे माल खरीदा था, और उसके पास कोई माल सही नहीं गया, माल डिफेक्टेड पहुंच गया, कोई भी रीजन है, हमने उसको माल दिया, वो क्या हो गया? खराब था, जो दिया वो नहीं दिया जो मांगा था। किसी भी रीजन से कस्टमर हमारे पास आ गया कि भाई साहब ये पकड़ो आपका माल, ठीक है ना, रिटर्न करो इसको। ठीक है। तो वो होता है हमारा सेल्स रिटर्न, यानी विक्रय वापसी, यानी बेचा हुआ माल जब वापस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो सेल्स रिटर्न होने पर हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब बेचा हुआ माल जो गया था वो वापस आ गया तो स्टॉक प्लस हो गया। दूसरा, बेचा हुआ माल वापस आने से हमारी जो संपत्ति है वो क्या हो जाएगी? कुछ घट जाएगी। मतलब अगर मेरे को राम से 5,000 रुपए लेने थे और उसने मेरे को 1,000 रुपए का माल वापस रिटर्न कर दिया, तो अब मैं उससे कितने मांगूंगा? 4,000 रुपए ही मांगूंगा। ठीक है। साथ ही साथ हमारी इनकम भी घट हो जाएगी। ठीक है ना। जो हमारी इनकम जनरेट हो रही थी सेल्स करने पर, रिटर्न होने पर क्या हो जाएगी? हमारी इनकम भी कम हो जाएगी फिर उतने ही अमाउंट से। ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा वीडियो। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? वो वैल्यू या धनराशि जो व्यापारी को बाहरी व्यक्तियों को चुकानी होती है, यानी कि वो वैल्यू जो बाहरी व्यक्तियों को हमें पे करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है ना। अब लाइबिलिटी कह रहा है कि भी दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? वो वैल्यू या धनराशि जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष या समय के अंदर अंदर चुकानी होती है। मतलब कि मान लो किसी को पैसा पे करना है हमें, तो वो पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर अगर उसको देना है तो हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में काउंट होता है। जैसे हमारे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल, कोई बिल पेंडिंग है, किसी को सैलरी देनी थी नहीं दी, रेंट भरना था नहीं भरा, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, या छोटे मोटे लोन, जैसे 1 साल के अंदर अंदर को कोई पैसा देना है, किसी से लोन लिया है, 6 महीने के लिए लोन ले लिया, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए लोन ले लिया, तो हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट लोन में आ जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का अंतर यही है कि भाई, शॉर्ट लोन का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर अंदर करना होता है, वो हमारे शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो वैल्यू जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक करना होता है। ठीक है ना। यानी लंबे समय तक जो हमें पैसे चुकाने हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाते हैं। जैसे बैंक लोन, बिजनेस के लिए लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया इत्यादि, जो लंबे समय तक चलेंगे, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 10 साल, है ना, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा असेट। ये कह रहा है कि भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कैश की जरूरत पड़ती है, कैश के अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए यूज में ली जाती है। ये किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं, है ना। इन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना ये चाह रहा है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। बिना कैश के, बिना फर्नीचर के, बिना बिल्डिंग के, है ना, इन चीजों के हम बिजनेस स्टार्ट थोड़ी कर सकते हैं। समझ में आ रही है? मान लो मेरे को बिजनेस में गर्मी पड़ रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, तो मैं एसी लगवा लिया बिजनेस में। अब एसी क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को बिजनेस में हेल्प मिलेगी उससे, है ना। भाई मैं ज्यादा देर तक बैठ पाऊंगा, है ना, मेरे कस्टमर जो होंगे, मेरे जो स्टूडेंट होंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मेरी इफिशियंसी, मेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा देर तक ऑफिस में बैठा करूंगा, है ना। यहाँ मैं ऑफिस के लिए टेबल चेयर वगैरह लेके आ गया, बिजनेस के लिए मान लो मैंने बाइक खरीद ली, है ना। तो वो सारी संपत्तियां होती हैं जो बिजनेस में हमारी हेल्प कर रही हैं, जिसको हम लेके आए हैं हमारे बिजनेस में हेल्प कराने के लिए। ठीक है ना। वो सारी हमारी क्या होती है? संपत्तियां होती है, एसेट होती हैं। अब एसेट दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट, यानी स्थायी संपत्ति और चालू संपत्तियां। वन बाय वन देख लेते हैं दोनों के बारे में। ये कह रहा है कि स्थायी संपत्तियां वो होती हैं
जिसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होती है। मतलब कि वो फिक्स एसेट, वो वैल्यू जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करती है। जैसे जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गए। ये क्या होते हैं ना, लंबे समय तक हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहती हैं। जैसे मशीनरी होगी भारी भरकम, रेफ्रिजरेटर हो गए। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का काम ही मैन्युफैक्चरिंग का होता है और भरी भरी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं वहाँ पे, जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करती हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो मशीनें होती हैं वो क्या होती है, फिक्स एसेट होती हैं। और मशीनें, बिल्डिंग वगैरह 10 10 15 15 20 20 साल तक चलती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो सब क्या होते हैं, हमारे फिक्स एसेट होती हैं, स्थायी संपत्तियां होती हैं। और इनको हम कभी भी बेचने के लिए नहीं खरीदते। समझ में आ रही मेरी बात? तो इनको हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देती हैं, इसलिए हम इनको फिक्स एसेट कहते हैं। समझ में आ रही है? जैसे अब इसमें क्या होता है ना, फिक्स एसेट भी दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसको अपन देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि इनमें वो एसेट आती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल में, है ना, टेंजिबल में हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार इत्यादि। और ये लंबे समय तक हमारा क्या करती है, बिजनेस में हेल्प करती है। और इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है वे सभी एसेट जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है ना। और जैसे एक तरह से मान लीजिए वेबसाइट्स वगैरह, ये सारे हमारे क्या होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट होते हैं। क्योंकि ये हमारे बिजनेस में क्या होते हैं ना, होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते, और काफी लंबे समय तक ये हमारे बिजनेस में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट। जैसे मैंने बता दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस वगैरह, कॉपीराइट, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, वेबसाइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, परमिट्स वगैरह, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो वैल्यू जो आगे जाके कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो पैसे में बदल जाएगी, या जिसका नेचर चेंजेबल होता है, जो आती रहेगी, जाती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, है ना। मतलब कभी भी एक सिचुएशन में नहीं रहती, कम ज्यादा होती रहती है। चालू का मतलब होता है चलती रहेगी निरंतर, चेंज होती रहेगी। जैसे फिक्स एसेट है वो फिक्स रहती है, बट करंट एसेट चलती रहती है, बदलती रहती है, जिसकी जो वैल्यू होती है। जैसे कैश, जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। क्योंकि पैसा कभी हमारी बिजनेस में आता है तो प्लस हो जाता है, बिजनेस से चला जाता है तो माइनस हो जाता है, घट जाता है, प्लस हो जाता है ना। बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो भी हमारा प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है जब हम पेमेंट कर देते हैं बैंक से। या जो हमारे डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, अगर वो हमें पैसा दे गए तो उनके अकाउंट को हमें माइनस करना होता है। अगर वो हमसे माल ले गए उधार में या पैसा ले गए तो उनके अकाउंट को हमें प्लस करना होता है या बढ़ाना होता है। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे स्टॉक भी होते हैं, स्टॉक घटते बढ़ते रहते हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं। तो वे सभी एसेट जिनकी वैल्यू चेंजेबल है, जो निरंतर चेंज होती रहेगी, घटती बढ़ती रहेगी, आती जाती रहेगी, प्लस माइनस होती रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, वो सारी हमारी क्या होती है, करंट एसेट या चालू संपत्तियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कह रहा है कि वो वैल्यू जिसका बेनिफिट हम उठा चुके हैं पहले से ही, वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं, चाहे हमने उसका भुगतान किया है या नहीं किया। ठीक है ना। बेनिफिट उठा लेना एक्सपेंस कहलाता है, भुगतान करना नहीं। ठीक है ना। मतलब कि अगर मान लो मैंने कोई बेनिफिट उठा लिया, अब बेनिफिट उठा लिया मतलब कैसे, मान लो मैंने, मेरी दुकान पे कोई बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया है, तो बिजली का बिल आया है तो मैं बिजली का बिल क्यों भरूंगा, बिजली का बिल तो मैं इसलिए भरूंगा ना क्योंकि मैंने बिजली की खपत कर ली। ठीक है ना, पावर कंजप्शन की है मैंने, तभी तो मेरे पास बिजली का बिल आया है। तो मैंने क्या करा, फायदा उठा लिया, अब मैं उसके बदले में पेमेंट कर दूंगा, तो वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। दूसरा, मान लो मेरी दुकान किराए पे है, मेरी खुद की दुकान नहीं है, मैं किसी की दुकान पे किराए पे रह रहा हूँ। तो मैं क्यों रह रहा हूँ उसकी दुकान पे किराए पे, इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरी नहीं है। तो मैं उसकी दुकान यूज कर रहा हूँ, उसकी फैक्ट्री यूज कर रहा हूँ, उसका ऑफिस यूज कर रहा हूँ, उसका गोडाउन यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ना। तो मैं अगर सामने वाले की कोई चीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फायदा तो उठा लिया ना मैंने, उसका पूरा एक महीना रह लिया, फिर मैंने उसको पेमेंट दे दी, रेंट दे दिया, तो वो मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। दूसरा, मान लो कि भाई बिजनेस में क्या होता है ना, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, मान लो मैंने दुकान पे किसी कर्मचारी को रखा है काम पे, ठीक है ना। अब जब मंथली, जब उसको पेमेंट करने की बारी आती है, जब महीना खत्म हो जाता है तो मैंने उसको सैलरी देनी होती है। तो सैलरी जो है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति से काम करवाया है, उस व्यक्ति का यूज किया है, उस व्यक्ति से बेनिफिट उठाया है, जिससे मेरे बिजनेस को फायदा पहुंच रहा है। तो वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? पैसा देना एक्सपेंस नहीं होता कभी भी, फायदा उठा लेना एक्सपेंस होता है। पैसा तो जाएगा ही जाएगा कभी ना कभी। ठीक है ना। और एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जब कोई कंपनी या फैक्ट्री कोई भी चीज बनाती है
या उसे उसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल को परचेज करती है। तो उसे परचेज करते समय हम बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल को मंगवाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, कारखाने या फैक्ट्री तक कारखाने तक रखवाने का खर्च है, और उससे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, या लोडिंग अनलोडिंग वगैरह हो गया, फ्रेट चार्जेस वगैरह हो गया, तब जाके हमारा क्या होता है ना, प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक है ना। और अब ये सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल के मांगने से लेकर उसे प्रोडक्ट बनाने तक के बीच में जो भी खर्चा हुआ है, वो सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो हमारा काम ही किसी प्रोडक्शन बनाने का है, मतलब कोई वस्तु बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी ना, तो हम क्या करते हैं, कोई कच्चा माल मार्केट से खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो बाजार से कच्चा माल खरीदने से लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक के बीच में हमने जो भी खर्चा किया है, वो सारा हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है ना, वो होता क्या है, वो वस्तु की लागत में जुड़कर क्या होता है, उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी खर्चा उस वस्तु पे हुआ है, क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं, तभी एक वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। और डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादातर कहाँ होते हैं, फैक्ट्रियों में या जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्रेट एक्सपेंसेस, कैरिज एक्सपेंसेस, वेजेस, ठीक है ना, पैकिंग चार्जेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑयलिंग फ्यूलिंग वगैरह, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद किए जाते हैं, अर्थात प्रोडक्शन के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, ये एक्सपेंस प्रोडक्ट की सेलिंग में शामिल होते हैं। यानी जब प्रोडक्ट का विज्ञापन या उसका प्रचार किया जाता है, उसके लिए एजेंट की सैलरी या उसका जो कमीशन देते हैं, तो ये सारे खर्चे भी इनडायरेक्ट नेचर के ही होते हैं। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आदि, ये सारे क्या होते हैं, हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होते हैं। अब ये कहना ये चाह रहा है कि मान लो कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो भी खर्चा हम उस पर कर रहे हैं वो सारा इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो वस्तु बन के तैयार हो चुकी है। अब उस वस्तु को बनाने के लिए, बनवाने के बाद भले तुम उसका मार्केटिंग करो, भले उसका एडवर्टाइजिंग करो, भले पंपलेट छपो, भले कुछ भी करो, अगर तुम उस वस्तु को बेचने के लिए, अगर मार्केटिंग के लिए तुम उस पर कोई भी खर्चा कर रहे हो, वो सारा इनडायरेक्ट में काउंट होता है। ठीक है ना। या आपने मान लो उस वस्तु को बेचने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए तुमने कमीशन एजेंट बुलाया है ना, तो उसको तुमने कोई सैलरी दी है, उसको कोई कमीशन दिया है, तो वो सारा हमारा इनडायरेक्ट में खर्चा होता है। मतलब इनडायरेक्ट जो खर्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या होता है, बिजनेस के लिए किए जाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए किए जाते हैं। बट जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे होते हैं वस्तु को बनाने के लिए, वस्तुओं को तैयार करने के लिए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वस्तुओं को बेचने के लिए। बस इतना सा डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। बहुत सी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सिंपल सा फंडा है, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है, जो भी वस्तुएं प्रोडक्शन हो रही हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है, या कोई फैक्ट्री में जो वस्तुएं बन रही हैं, या जो भी खर्चे हैं जो वस्तु को बनाने में खर्च किए जा रहे हैं, वो सारे डायरेक्ट हैं। और जो खर्चे जो वस्तुओं को बेचने के लिए किए जाते हैं, बिजनेस के लिए किए जाते हैं, वो सारे हमारे खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक्सपेंसेस में भी और बहुत सी चीजें हैं, दो चीजें और हैं, देख लेते हैं। कंडीशंस होती हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी पूर्वदत्त व्यय, यानी कि वो वैल्यू जिसका फायदा तो हमने नहीं उठाया लेकिन भुगतान पहले ही कर दिया। इस प्रकार के व्यय हमारे व्यापार के लिए करंट एसेट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को लेने से पहले ही उसके पैसे पहले से ही पे कर देते हैं या एडवांस में दे देते हैं, तो ऐसे एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, जो नेक्स्ट ईयर के होते हैं, पर उनका पेमेंट हम करंट ईयर में कर देते हैं। मतलब कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, मान लो कि भाई हमने फायदा नहीं उठाया, हमने पैसा पहले ही दे दिया, या हमारे पास माल नहीं आया, हमने पैसा पहले ही दे दिया, हमने सर्विस ली ली सामने वाले से, पैसा पहले ही पे कर दिया, एडवांस में दे दिया, या ऐसे एक्सपेंस जो अगले साल के थे, नेक्स्ट ईयर के थे, पर हमने क्या करा, पेमेंट इसी साल कर दिया। ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, या एडवांस एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जैसे कोई रेंट है, हमें 12 महीने का पे करना था, हमने क्या कर दिया, 13 महीने का पे कर दिया। तो ये 12 महीने का तो हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा, मतलब कि इसी साल के में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। बट अगले जो 1 महीने का जो हमारा रेंट होगा, उसको हमें किस में दिखाना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसेट होता है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि क्या करें, हमने रेंट एडवांस में दे दिया, तो 1 महीने हमें और रहना है उसके घर में अभी। समझ में आ रही है ना। 12 महीने के लिए तो हमने दे दिया, 12 महीने का तो दे चुके हैं, हमने क्या करा ना, 13 महीने का दे दिया, एक्स्ट्रा 1 महीने का प्लस दे दिया हमने। ठीक है ना। तो 1 महीने का दिया एक्स्ट्रा, तो मतलब वो हमारा एसेट है, और ये जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है।
ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जिसका भुगतान हमने पहले ही कर दिया हो। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, वो हमारी दुकान पे काम करता है और उसको पैसे की जरूरत पड़ गई एडवांस में। उसने कहा कि सेठ जी इस महीने का सैलरी तो आपने दे दी, मेरे को अगले महीने की सैलरी भी पहले ही दे दो। जरूरत है उनके घर में, हो सकता है कोई भी रीजन हो, तो हमने दे दिया। तो काम तो नहीं करवाया ना हमने उस एम्प्लॉय से। एक महीने का काम तो करवा लिया था, बस अगले महीने का तो काम नहीं करवाया ना। तो जब हमने अगले महीने की सैलरी पहले ही दे दी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी। ठीक है ना। एक तरीके से हमारी असेट में काउंट होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी अदत्त व्यय। मतलब कि वो वैल्यू जिसका फायदा तो हमने उठा लिया, लेकिन भुगतान करना भी बाकी है। मतलब कि काम करवा लिया, ठीक है ना, बट हमने क्या करा, उसको पैसा नहीं दिया। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं, अर्थात हमें देना है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, यानी उसके पैसे देने अभी बाकी हैं, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अदत्त व्यय कहते हैं। किसी की सर्विस हम लेते जा रहे हैं पर उसका एक पेमेंट हमने नहीं किया, यानी फ्यूचर में देने वाले हैं, या फिर पेमेंट की कोई डेट फिक्स किए हुए हैं। इस प्रकार ऐसा एक्सपेंस जो करंट ईयर में अनपेड हो गया, है ना, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। जैसे ऑफिस के टेलीफोन का बिल आ गया पर हमने अभी तक पे नहीं किया, है ना, तो ये हमारी लाइबिलिटी में काउंट हो जाती है ना। तो ये क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो होता है। ठीक है ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कुल मिला के छोटे मोटे तौर पे कि भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हमारी लाइबिलिटी होती है। मतलब हमें किसी को पैसा देना था, हमने नहीं दिया, काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, माल मंगवा लिया, पैसा नहीं दिया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो बाकी होते हैं, देने बाकी होते हैं, ठीक है, जिसको पेमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट रह गया है इनकम। ठीक है ना। ये कह रहा है आय का मतलब व्यवसाय द्वारा व्यवसाय संचालन और अन्य गतिविधियों से अर्जित राशि है। आय को राजस्व के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में माल और सेवाओं की बिक्री या अन्य गैर संचालन कार्यों से अर्जित राशि क्या कहलाती है, हमारी इनकम कहलाती है। और ये पूरे वर्ष प्राप्त करना होता है। मतलब कि आय का मतलब होता है अगर हम किसी माल को या सर्विस को हम बेच रहे हैं, और बेचने पर क्या होता है ना, हमने चाहे नगद में बेचा हो चाहे उधार में बेचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास पैसा ही आना होता है। ठीक है ना। पैसा प्राप्त होना हमेशा इनकम नहीं होता। गुड्स या सर्विस दे देना हमारी क्या होती है, इनकम कहलाती है। ठीक है ना। तो ये पूरे साल चलती है। तो हम क्या करते हैं ना, 24 आवर्स या 365 डेज हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस बेचते ही रहते हैं कोई ना कोई। तो उनसे हमें अर्निंग होती रहती है, डेली रूटीन पे इनकम हमारी जनरेट होती रहती है। ठीक है ना। तो जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है, जो भी हमें पैसा अर्जित होता है ना, वो सब हमारा क्या होता है, इनकम कहलाता है, आय कहलाती है। अब इनकम दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है ना। अब डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, देखो, डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है वो वैल्यू या वो आय जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस से अर्न होती है, वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। मतलब कि जो हम रोज डेली करते हैं, डेली सेल्स करने पर या डेली गुड्स सर्विस या सेल्स करने पर हमें जो भी अर्निंग होती है, वो सारी हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। यानी कि बिजनेस से हमारा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम जो होता है हमारा, यानी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है, जो हमारे बिजनेस का मेन सोर्स है। तो मैं जैसे भी मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ या मैं कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह भी बेचता हूँ, तो उनसे अगर मेरे को कोई अर्निंग होती है गुड्स एंड सर्विस देने पर, वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है ना। बट इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि वो वैल्यू जो दूसरे साधनों से हमें अर्न होती है, वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। मतलब मेरे बिजनेस के मेन सोर्स से हटके तो अगर मेरे को कोई आय प्राप्त हो रही है, वो हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे ब्याज मिल गया किसी से, कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, रेंट मिल गया, कोई कोई फर्नीचर था, कोई फिक्स एसेट थी, वो मैंने बेच दी, या दुकान में पुराने अखबार वगैरह या कार्टून वगैरह, है ना, ये सब पड़े थे, स्क्रैप वगैरह पड़े थे, कबाड़ वगैरह पड़ा था, वो मैंने बेच दिया। तो वो सब हमारे क्या होता है ना, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि डेली रूटीन में नहीं करते। हमारे बिजनेस का काम ये नहीं है कबाड़ बेचना, कचरा बेचना। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे बिजनेस के टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ, आपको नॉलेज देता रहूँ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।